हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन संकट पर एक हाई लेवल मीटिंग ली और मीटिंग में ऑपरेशन गंगा की प्रगति की समीक्षा की गई। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने और वहां के हालात पर भी चर्चा हुई। मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहे। बता दें कि भारतीयों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालने को लेकर पीएम की ये 8वीं मीटिंग है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के मुताबिक अगले 24 घंटों में 16 फ्लाइट भारत पहुंचने के बाद लगभग ऐसे सभी भारतीय भारत पहुंच जाएंगे जो कि यूक्रेन बॉर्डर पार करके पड़ोसी देश में पहुंचे हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक कुछ लोग अभी भी यूक्रेन में हैं जिनके लिए लगातार फ्लाइट शेड्यूल की जाएगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची के मुताबिक हमारी पहली एडवाइजरी जारी होने के बाद 20,000 से भी अधिक भारतीय यूक्रेन से लौट आए हैं और ऑपरेशन गंगा के तहत 48 उड़ानें अब तक यूक्रेन से लगभग 10,348 भारतीयों को लेकर भारत पहुंची है और अगले 24 घंटों में 16 और फ्लाइट शेड्यूल है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध पर कहा कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई अगर आगे बढ़ जाती है तो संकट और गहराता जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि तेल गैस ज़्यादातर देशों को रूस से ही जाता है। ये बड़े बड़े देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, तो इसका खामियाजा सारी दुनिया को भुगतना पड़ता है और भारत इससे छूता नहीं रहेगा। यूक्रेन में फंसे छात्रों को सुरक्षित भारत लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वकील से कहा कि असंवेदनशील हालातों का फायदा न उठाएं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार यानी कि 11 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने शीर्ष अदालत को बताया कि यूक्रेन से अब तक 17,000 को निकाला जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने पर कहा कि हम केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हैं, लेकिन हम चिंतित भी हैं। कोर्ट ने सुझाव दिया कि सरकार हेल्पलाइन बनाने पर भी विचार करे। रूसी मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यूक्रेन की राजधानी कीव के बंकर से निकलकर पोलैंड भाग गए हैं। ये इसलिए अहम है क्योंकि महज 2 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि ज़ेलेंस्की जब चाहे उन्हें यूक्रेन से एयरलिफ्ट कर लिया जाएगा। यूक्रेन में रूसी सेना के हमलों का आज 9वां दिन है और इस बीच टाइम्स ऑफ लंदन की एक रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि युद्ध शुरू होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की हत्या की 3 कोशिशें की गई थी, लेकिन हर बार कोशिश नाकाम रही। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जर्मन काउंसलर से बातचीत में कहा कि चर्चा करेंगे। अगले दौर के बातचीत के सकारात्मक रूप से चर्चा की उम्मीद है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध अब 90वें दिन में पहुंच चुका है और दोनों देश के सैनिक युद्ध के मैदान में डटे हुए हैं और इसी कड़ी में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ऑफिस ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के पहले हफ्ते में 249 नागरिक मारे गए हैं जबकि 553 लोग घायल हुए। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बात की है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन की लापरवाह कार्रवाई अब सीधे तौर पर पूरे यूरोप की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है। हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं और अंतिम समय तक साथ देते रहेंगे। यूक्रेन में परमाणु संयंत्र में गोलीबारी के बाद ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई है और इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने गंभीर खतरे की चेतावनी दी है। साथ ही IAEA ने कहा है कि हम इस स्थिति के बारे में यूक्रेनी अधिकारियों के संपर्क में हैं और परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर गोलीबारी की खबरों से भी अवगत हैं। रूस और अमेरिका के पास कुल मिलाकर वैश्विक परमाणु हथियारों का 90% से भी अधिक हिस्सा है। दोनों के पास अपने परमाणु हथियार, मिसाइल और विमान वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए व्यापक और महंगे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। दोनों देशों ने इनमें से लगभग 2000 को हाई लेवल ऑपरेशनल अलर्ट की स्थिति में रखा है।
जंग शुरू होने के बाद ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन समेत दुनिया के 38 देशों ने अपने एयर स्पेस में रूस की फ्लाइट पर बैन लगा दिया है। इसके जवाब में रूस ने 36 देशों से हवाई संपर्क तोड़ने का ऐलान किया है। 2021 में दुनिया की कुल एयरलाइन में रूस का हिस्सा 6% है। यूक्रेन के खिलाफ रूस का जंग जारी है और इस बीच आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 90 मिनट तक बातचीत चली। इसके बाद मैक्रों ने कहा कि पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। यूक्रेन में सबसे बुरा होना बाकी है। मैक्रों के करीबी ने इसकी जानकारी दी। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी कुछ लोगों पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की। नई पाबंदियों के तहत पुतिन के प्रेस सचिव और रूस के बड़े उद्योगपति अली शेर के साथ ही पुतिन के एक और करीबी पर निशाना साधा गया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने ये घोषणा भी की है कि वो 19 रूसी कारोबारियों और उनके परिजनों पर वीज़ा पाबंदी लगा रहे हैं। दिल्ली में यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर एक स्पेशल फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची, जहां पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने एयरपोर्ट पर छात्रों का स्वागत किया। इस दौरान छात्रों ने भारत माता की जय के नारे लगाते हुए केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया। दिल्ली में सतत विकास के लिए ऊर्जा पर वेबिनार को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऊर्जा और सतत विकास हमारी पुरातन परंपराओं से प्रेरित है और भविष्य की आवश्यकताओं आकांक्षाओं की पूर्ति का मार्ग है। भारत का स्पष्ट विजन है कि सतत विकास सतत ऊर्जा से ही संभव है। वाराणसी में पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और काशी विश्वनाथ मंदिर में मत्था टेकने के बाद उन्होंने पूजा अर्चना की। बाबा विश्वनाथ के रुद्राभिषेक के बाद पीएम ने मंदिर परिसर में मौजूद पुजारियों से बातचीत की। आपको बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी ने वाराणसी में एक लंबा रोड शो भी किया। मिर्जापुर में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैली करते हुए कहा कि घोर परिवारवादियों के इतिहास का एक एक पन्ना काली स्याही से रंगा हुआ है। मोदी ने कहा कि उनका इतिहास हजारों करोड़ों के घोटालों और यूपी को लूटने का है। इनका इतिहास आतंकियों को छोड़ने और दंगाइयों को मदद करने का है। पीएम ने कहा कि 6 चरणों में उत्तर प्रदेश ने भाजपा और एनडीए के सुशासन के लिए भारी मतदान किया है। गाजीपुर के जखनिया में गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव के चश्मे में 2 कांच हैं। उनकी दाईं आंख से एक धर्म दिखाई पड़ता है जिसमें आप और हम नहीं हैं। बाईं आंख से एक जाति दिखाई देती है जिसमें भी आप और हम नहीं हैं। यूपी के चंदौली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस के पास न राशन है न सुशासन है, इसके पास केवल भाषण है। राजनाथ सिंह ने कहा कि जब चुनाव आ जाता है तो 4 महीने पहले से लोग घूमने लग जाते हैं और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो ये लोग विदेश चले जाते हैं। चंदौली में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैली करते हुए कहा कि 6 चरणों के चुनाव रुझान बताते हैं कि बीजेपी का स्कोर 350 पार पहुंच चुका है। 10 मार्च को जब चुनाव परिणाम आएंगे तब पूरे प्रदेश में सिर्फ बीजेपी ही दिखाई देगी। सीएम योगी ने कहा कि इस भय से कि कई नेताओं ने अभी से विदेश भागने के लिए अपनी बुकिंग करानी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मऊ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से समाजवादी पार्टी और छड़ी के एक साथ आई है तब से विरोधियों के छक्के छूट गए हैं। अखिलेश ने कहा कि हम लोग गंगा मैया का पानी उठाकर सच बोलने की कसम लेते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग गंगा मैया के पानी में स्नान करने और छूने के बाद भी झूठ बोलते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि आज हमारे हजारों युवा यूक्रेन में फंसे हुए हैं और वो वीडियो बनाकर मदद मांगते हैं। तब नरेंद्र मोदी ये लोग कहते हैं कि ये लोग यूक्रेन गए क्योंकि ये हिंदुस्तान के कॉलेज में फेल हो गए। राहुल गांधी ने सवाल उठाया, सरकार पर कई गंभीर सवाल भी खड़े किए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चंदौली में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि चंदौली में भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चल रहा है, लेकिन अखिलेश यादव का तो ऑपरेशन दंगा चलता है। सीएम शिवराज ने कहा कि रैली में बीजेपी की जीत का दावा किया।
उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में फिजिकल चुनावी रैली पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, उसे वापस ले लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने याचिका दिसंबर 2021 में लगाई थी। यूपी में चुनाव लगभग खत्म होने वाले हैं, कोरोना से भी हालात अब बेहतर है। बिहार के भागलपुर में बम बनाते समय हुए विस्फोट में 14 लोगों की मौत हो गई। शहर के काजवली चल इलाके में रात करीब 11:30 बजे जबरदस्त धमाका हुआ। बम फटने से 4 मकान भी ढह गए, जब इस विस्फोट में करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर विस्फोट में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। सीएम ने मुख्य सचिव और डीजीपी को मामले की जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया। वहीं घटना के बाद पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया। बिहार के भागलपुर में तातारपुर पुलिस क्षेत्र में एक और विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। बताया जा रहा है कि अभी तक कुल 11 लोगों की मौत हुई है और 5 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पाकिस्तान के पेशावर में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है। यहाँ एक मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले में करीब 46 लोगों की मौत हुई है, वहीं 50 से भी ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से जानकारी सामने आई है। शुक्रवार की नमाज के दौरान आत्मघाती आतंकी ने भीड़ के बीच खुद को विस्फोट से उड़ा लिया, जिससे 46 लोगों की मौत हो गई। रायगढ़ जिले में किसानों को हो रही खाद की किल्लत को लेकर आज नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर रहे 200 से भी अधिक बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों में भाजपा नेता ओपी चौधरी, जिला भाजपा अध्यक्ष उमेश अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हैं। रायपुर के वीआईपी कॉलोनी मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आरडीए को दस्तावेजों के साथ जवाब देने का निर्देश दिया है और मामले में अगली सुनवाई 5 हफ्ते बाद तय की है। दरअसल वीआईपी कॉलोनी में लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिसके चलते स्थानीय निवासी ने एक जनहित याचिका दायर की है। कांकेर जिले के पखांजूर में रामकृष्ण मिशन आश्रम में आज रामकृष्ण परमहंस की 187वीं जयंती मनाई गई। वहीं क्षेत्र के विधायक अनूप नाग भी रामकृष्ण मिशन में पहुंचकर पूजा अर्चना की। वहीं 5 लाख रुपए की लागत से बने स्वामी विवेकानंद भवन का उद्घाटन किया और संस्थान में लाइब्रेरी के विस्तार के आश्वासन दिए। भानुप्रतापपुर में जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने 600 स्टूडेंट्स के साथ शासकीय महर्षि वाल्मीकि स्नातकोत्तर महाविद्यालय का घेराव किया और महाविद्यालय से रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पर सीएम, उच्च शिक्षा मंत्री और कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा और ऑनलाइन परीक्षा की मांग की। राजनांदगांव के ऐतिहासिक धरोहर स्टेट हाई स्कूल का नाम और उसकी पहचान बदलने से पहले विरोध शुरू हो गया है, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ वैष्णव महासभा ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। लोगों ने सरकार से मांग की है कि स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल किसी अन्य स्थान पर खोला जाए। मध्य प्रदेश के एक्सीलेंस और मॉडल स्कूलों में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स 13 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश के करीब 250 स्कूलों में 9वीं क्लास के लिए एडमिशन ले सकते हैं। 8वीं पास या फिर 8वीं की परीक्षा में शामिल हो चुके छात्र ही आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 27 मार्च को होगी। पेंड्रा थाना क्षेत्र के तिलोरा गांव से एक साथ घर से निकले 3 नाबालिग बच्चे लापता हो गए हैं। ठिहाई टोला गांव के रहने वाले 16 साल के सुनील गोण, 13 साल का विजय भैना और 17 साल का दुबे प्रसाद भैना 1 मार्च को घर से निकले थे। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया और तीनों की तलाश शुरू कर दी।